मेरे नौजवान दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आज आप सबसे एयर इंडिया का जो निजीकरण किया गया, स्पेशली इसी पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, समाचारों को जान लेते हैं और एक बात एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में एक दो बातें जरा मैं आप सबसे करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, पहली बात तो यह है कि अब आप यूं कह सकते हैं कि प्री एग्जाम चूंकि खत्म हो चुका है तो एक नए सेशन की शुरुआत हो गई है। हालांकि नए सेशन की शुरुआत होनी चाहिए इंटरव्यू के बाद, लेकिन हम मान करके चलते हैं। दो स्थितियां होंगी, या तो आपका पेपर अच्छा बना तो आप मुख्य परीक्षा में लग गए होंगे, और याद रखिए एक दिन का गैप आपको मिल चुका है। इतवार को परीक्षा थी, सोमवार को आप अपनी थकान उतार चुके हैं, इसीलिए दोनों ही स्थितियों में आज से आपकी शुरुआत हो चुकी है। दोनों ही स्थितियों में कहने का मेरा मतलब है कि या तो आपके पेपर अच्छे बने हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्री आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। उसके लिए ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। और यदि आपको यह लगता है कि नहीं पेपर खराब हुए हैं, मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपने फैसला किया है कि अगले साल आप बैठेंगे, प्री में बैठ रहे हैं, तब भी लग जाइए। दोनों ही स्थितियों में आपको लग जाना है, और आज से ही लग जाना है, बल्कि अभी से ही लग जाना है। यदि इसमें आपका दिमाग कोई टाल मटोल कर रहा है तो ये मान करके चलिए कि इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए दिमाग आपका साथ देने को तैयार नहीं है। या तो आप जबरदस्ती उसे तैयार कीजिए, नहीं तो फिर आप अपने निर्णय पर विचार कीजिए। बीच में आपको नहीं रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि आप इतने समय से डेली ऑडियो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, मैं लगातार इसको अपग्रेड करने की कोशिश करता हूं। अपग्रेड क्या, आप लोगों के ज्यादा अनुकूल बनाने की कोशिश करता हूं। चूंकि अब एक नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी राय दें कि आप क्या चाहते हैं। डेली ऑडियो लेक्चर के तहत आपकी अपेक्षाएं क्या हैं, ताकि मैं उसके अनुसार, आप लोगों की जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव ला सकूं। लेकिन जो बातें आप लिखें, बहुत सोच समझ कर लिखें, और इस दृष्टि से लिखें कि तैयारी करने में, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराने में, आपकी तैयारी करने में यह उपयोगी हो, और इस तरीके से उपयोगी हो जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज तो देखिए दूसरी जगह भी चीजें बहुत सी अवेलेबल हो रही हैं। आप मुझे इतने दिनों से सुन रहे हैं, मेरी क्षमताओं के बारे में जानते हैं, आप मेरी कमजोरियों के बारे में भी जान गए होंगे। तो आप मुझे बताइए कि कैसे मेरी जो क्षमताएं हैं मैं उन्हें और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने ला सकूं, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। और आपको लगता है कि मेरी कुछ कमजोरियां हैं, तो आप उन्हें भी बताइए, मैं उन्हें हरसंभव दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी ऐसी कमजोरी जो आपकी कमजोरी बने आपके सामने आए। तो दोस्तों, ये दो बातें मुझे आज आप सबसे विशेष रूप से कहनी थी। अब आइए, अब जो दो मुख्य समाचार हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप समझ ही गए होंगे कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वह भी घोषित कर दिया गया है। 3 अमेरिकियों को मिला है, जिसमें हालांकि ये सब आप देखिए कि अमेरिका की आप ताकत देखेंगे कि ये जो 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें यह भी पुरस्कार मिला है, बेसिकली ये दूसरे देशों के मूल हैं। मूलतः ये दूसरे देशों के रहने वाले थे, लेकिन अमेरिका आ गए, अमेरिका के अब नागरिक हो गए हैं, तो डेफिनेटली अमेरिकी लोगों को मिला है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। हमने कहा आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, ये हमारे वेदों में कहा गया है। इसका मतलब है कि जो अच्छे विचार, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, जो अच्छे विचार हैं, जो उदार विचार हैं, उन्हें दुनिया के चारों तरफ से आने दो। हम लेने को तैयार हैं, हम बिल्कुल खुला है। हमने प्राचीन समय में ऐसा किया भी है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल अमेरिका ने किया है। उसने दुनिया से टैलेंट बुलाए हैं, टैलेंट को स्थान दिया है, और आज अमेरिका की जो ताकत है वो ये टैलेंट्स ही हैं। तो दोस्तों, ये 3 टैलेंट है, देखिए। इसमें एक है डेविड कार्ड, सच पूछे तो कनाडा मूल के, लेकिन अब अमेरिकी ही हैं। मैं मूल के कहां के हैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है बात। फिर है जोशवा अंगरिस्ट, और तीसरे हैं गुइडो इनबेंस। ये 3 अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो काम किए हैं, मैं बहुत ही सामान्य तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 इसमें जो अर्थशास्त्री रहे हैं, उन्होंने
ये बताया है, जो एक अर्थशास्त्री है, मूलतः एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब हम न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तन करते हैं, उसे बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, मिनिमम वेजेस, या अप्रवासियों के बारे में जब हम कोई नियम कानून बनाते हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में देखिए मैक्सिको के बहुत लोग जाके काम करते हैं, है ना। नक्शे में देखेंगे तो अमेरिका के नीचे ही बिल्कुल मैक्सिको है। मैक्सिको एक तरह से डेवलपिंग कंट्री है, तो मैक्सिको के बहुत लोग अमेरिका में जाते हैं और काम करते हैं, और सच पूछे तो वहाँ जो श्रम आधारित ज़्यादातर काम है वो मैक्सिकन ही करते हैं। अभी आप देखिए कि अमेरिका में भी कितनी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, ट्रक के ड्राइवर्स नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल जो बंदरगाह जाम हो गए हैं, क्योंकि वहाँ से सामान नहीं उठ रहा है, बसें चलाने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो स्कूल बच्चे जो नहीं जा पा रहे हैं, ये सारी समस्या आ गई। तो मैक्सिको के लोग ज़्यादातर वहाँ ऐसा काम करते हैं। तो जब आप इनके बारे में कोई नीति तैयार करते हैं और जो शिक्षा होती है, तो ये सब चीज़ें यानी कि न्यूनतम मजदूरी, अप्रवासन नीति, एजुकेशन, ये श्रम बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं, जो लेबर मार्केट है इसका इस पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर जो दूसरे दो वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने क्या किया है कि सामान्यतया जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो उनके बारे में कुछ सूत्र बने हुए, कुछ फार्मूले बने हुए, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक अलग किस्म का ढांचा विकसित किया, एक अलग तरह का सिस्टम बनाया है, और ये सिस्टम इस तरीके से है कि जिन्हें हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से जिन मुद्दों को हल नहीं कर पाते, जिनके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, इन्होंने जो ढांचा विकसित किया है, उस ढांचे के तहत उनका हल निकाला जा सकता है। यानी कि आप और सरल भाषा में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने एक अपारंपरिक तरीका विकसित किया है। बस ये बहुत सिंपल तरीके से। तो दोस्तों, इसके लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार इन तीन अमेरिकियों को दिए गए हैं। कल का अगर आपने दूरदर्शन न्यूज सुना हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बातचीत आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, न्यूज बहुत छोटी सी है, अखबारों में सच पूछे तो बहुत से अखबारों ने तो इससे जगह भी नहीं दी है, और न्यूज कुल मिलाकर के ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। अब एक संघ है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इस संघ क्या जानते, यूनियन टाइप का है, यूनियन है। इसमें जो अंतरिक्ष अनुसंधान या अंतरिक्ष क्षेत्र की जो चीजें बनाई जा रही हैं, वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, इनकी जो कंपनियां हैं, बस उनके मालिक हैं, आप कह सकते हैं। ये थोड़ी सी कंपनियां हैं, उनका ये एसोसिएशन है। सामान्य तौर पर यही लगता है कि यार ठीक है, एसोसिएशन है तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ गई उस एसोसिएशन का उद्घाटन करने की। लेकिन याद रखिए कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस एसोसिएशन का उद्घाटन कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है। बस सीधी सी बात है, और इसीलिए दूरदर्शन पर बाकायदे इस विषय पर बातचीत रखी गई। बड़ी लंबी बातचीत रही और बहुत अच्छी बातचीत रही। अगर आपने वो नहीं सुना हो तो आप बाकायदे उसे जाकर के सुन लीजिए, और ये मान करके चलिए कि जो अंतरिक्ष का विषय आपके सिलेबस में भी है, अब जो कमिंग मेन है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। वर्ल्ड मार्केट में अंतरिक्ष में जो हमारा रोल है वो केवल 1% का है, यानी कि कितनी गुंजाइश है ये सोच करके देखिए। बातचीत के दौरान यह पता लगा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में 20 कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन आगे बहुत तेजी के साथ इसमें आने वाली हैं, स्टार्टअप्स आ गए हैं। तो 20 कंपनियां तो कुछ भी नहीं है, और 1% केवल हमारा रोल है, तो सोच करके 99% अभी गुंजाइश है। हालांकि दूसरे देश काम कर रहे हैं, हमारे लिए इतना आसान नहीं है। और ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि अभी जो सरकार है उसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी निजी लोगों को आने के लिए खोल दिया है, इस क्षेत्र को भी खोल दिया गया है। दो क्षेत्र बड़े सेंसिटिव होते हैं, 2-3 क्षेत्र, जैसे आप स्पेस को कह लीजिए, जिसमें आप डिफेंस को ले सकते हैं, जिसमें आप एटॉमिक एनर्जी को ले सकते हैं। तो बाकायदे अब स्पेस के क्षेत्र को भी प्राइवेट के लिए खोल दिया गया है, और भारत ने सामान्यतः बिल्कुल ओपनली घोषणा की है कि आप छोड़िए, हम आपको पेलोड उपस्थित करें, यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन उपलब्ध कराएंगे जहां से आप अपने उपग्रह और ये सब छोड़ सकते हैं। विदेशियों के उपग्रह तो हम छोड़ते ही छोड़ते हैं।
तो यहाँ भी अब भारत धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और लगता है कि ये बहुत ही क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सार्क डिप्लोमेसी शुरुआत की थी, सैटेलाइट डिप्लोमेसी, यानी कि सार्क के जो देश हैं और यहाँ तक कि जो दूसरे हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हें हम बाकायदे अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस तरह के उपग्रह उनके लिए छोड़ेंगे और उनकी मदद करेंगे। आपको मालूम है कि 1969 में बाकायदे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना कर चुके थे, 1969, और इसकी डेट भी आप सोचिए 15 अगस्त रखी गई थी, आजादी स्वतंत्रता दिवस 1969 का। तो दोस्तों इस पर अभी डेफिनेटली मुझे लगता है कि आर्टिकल्स वगैरह आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स वगैरह आएंगे, तो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आपको नोट कर लेना चाहिए कि यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आता हूं दोस्तों एयर इंडिया के निजीकरण पर। देखिए थोड़ी सी बातें मैं करना चाहूंगा, वक्त ज़्यादा नहीं है। पहला तो ये था कि जब एयर इंडिया को सरकार चला रही थी तो 20 करोड़ रुपए रोजाना का घाटा हो रहा था। सोच करके देखिए 20 करोड़ रुपए, तो ये पैसा कहां से आ रहा था? करदाताओं का पैसा था। अब ये हमारे पास ये पैसा बच सकेगा तो सरकार इसका इस्तेमाल अब दूसरे कामों के लिए कर सकेगी। इससे पहले भी कोशिश की गई थी एयर इंडिया के निजीकरण के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, न विनिवेश हो पाया, न निजीकरण हो पाया। फिर व्यवस्था में थोड़ी सुधार की गई और अब बाकायदे इसका निजीकरण हो गया है। तो आप यूं कह लीजिए कि जब एयर इंडिया के निजीकरण के लिए जो प्रोसेस की गई, अब उसने भारत को ये बता दिया है कि निजीकरण की सही प्रोसेस क्या हो सकती है। तो ये संभावनाएं अब बन रही हैं कि दूसरा जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करना चाह रही हो या प्राइवेटाइज करना चाह रही हो, उनकी संभावनाएं थोड़ी सी बेहतर हो सकेंगी। ये बहुत आशा व्यक्त की जा रही है कि जो एयर इंडिया दिया गया है वो टाटा के हाथ में दिया गया है। टाटा के पास इसका अनुभव है, विस्तारा एयरलाइंस और एक दो एयरलाइंस बाकायदे टाटा अभी चला रहा है। तो लोगों को उम्मीद है कि टाटा के पास पूंजी भी है, कैपिटल है, इसमें नया कैपिटल लगा करके वो एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा और हमारे देश की जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो सकेगी। क्योंकि देखिए सीधे सीधे कनेक्टिविटी का संबंध अर्थव्यवस्था से होता है, आर्थिक विकास से बहुत ज़बरदस्त रूप से होता है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता। तो लोगों को बहुत उम्मीद है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिल सकेगी। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, सगुना श्रीमाली सानंद गुजरात से और गोविंद बुडाना नीमच मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त